वेरी 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 गुड मॉर्निंग सर। हमने कल तक क्या किया था? हमने सब्सक्रिप्शन को देखा था सर, हमने एंजॉय किया है, मस्त रक्षाबंधन मनाया है, ऐश किया है। और सर हमने सब्सक्रिप्शन भी देखा था, सब्सक्रिप्शन भी हमने समझा था। कितना डिफिकल्ट आपको सब्सक्रिप्शन लगा ये मुझे ही मालूम है। कुछ है, जान है, कुछ है क्या सर? क्या करना है सर? सब्सक्रिप्शन में करना क्या है सर जी? सर पहला वाला चीज तो क्या है कि इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है वो देखना है। नॉर्मली इंक्लूडेड ही रहता है, एक्सक्लूडेड नॉर्मली नहीं रहता है सर। उसके बाद करंट ईयर का है या नहीं है सर, इन दोनों चीजों को देखना है। आगे क्या करना है सर? कुछ नहीं, जो करंट ईयर का है उसको प्लस करो, जो करंट ईयर का नहीं है उसको माइनस करो, खत्म। जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सब सुख सब चैन सब यहाँ पे ही है। कोई सर फोड़ी करने की आपको जरूरत नहीं है सर। एग्रीड है? ये वाला चीज समझा है हमें? कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट में तो बोलिए। तो सर इसके आगे मैं जब बढ़ता हूं तो आगे हमने क्या देखा था कि सर 1 2 3 पॉइंट्स तो ठीक है, चलिए पहला इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है ये हमें मालूम है। करंट ईयर का है या नहीं ये भी हमें मालूम पड़ जाएगा। हम लास्ट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें भूलना नहीं है, करंट ईयर का एडवांसेस हमें भूलना नहीं है, ये सब चीजों का हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बाकी और कोई चीज करनी है क्या? नहीं सर, और कोई चीज करनी नहीं है। तो अगर मैं आपको कहूं तो पीएनएल इम्पैक्ट, अगर मैं आपको पीएनएल के रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट मैं आपको बोलता हूं उसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे। बैलेंस शीट उसका सेकेंड इफेक्ट रहता है, तो बैलेंस शीट में हमारी गलतियां नहीं होनी चाहिए। सर बैलेंस शीट में कैसे है सर? सिंपल सा लॉजिक है। जो भी चीज ट्रायल बैलेंस से आती है या जो भी चीज आप बैलेंस शीट से बैलेंस शीट में यहाँ पे डालते इनकॉर्पोरेट करते हो उसका एक ही इफेक्ट रहता है। जो भी चीज एडजस्टमेंट में रहेंगे उनके दो इफेक्ट्स रहेंगे। नॉर्मली एडजस्टमेंट्स में क्या रहता है सर? नॉर्मली एडजस्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग रहता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ही एडजस्टमेंट्स में आपको रहने वाला है, तो उसी का ही सेकंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में डालने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली आपको बैलेंस शीट इतना परेशान नहीं करने वाली है सब्सक्रिप्शन के केसेस में। जैसे हमने सब्सक्रिप्शन देखा हुआ है, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन समझा हुआ है, सेम वे सेम लॉजिक से मैं आगे बढ़ता हूं और हम सैलरी को एंटरटेन करते हैं सर। सर अभी मैं सैलरी पे आ जाता हूं। सर जी सैलरी में क्या है एंड सैलरी में किस तरीके से करना है? सर सैलरी भी सेम है, कुछ चेंज है क्या? नहीं सर जी, वो इनकम साइड का ये एक्सपेंडिचर साइड का है। उसको अगर मैं एक बार साइड में रखता हूं तो आपके लाइफ में बाकी सब चीजें सेम है। मेंटोस वाली जिंदगी है सर हमारी, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होने वाली है। सर जी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, सेम लॉजिक। करंट ईयर का है या नहीं है, सेम लॉजिक। सिमिलर टू सब्सक्रिप्शन, जो भी चीजें आपने पहले वाले में पढ़ी है सेम चीजें कॉपी पेस्ट। मोटाटिस मोटाटिस वाला चीज ध्यान में रखना सर, हमें मालूम है। उस चीज को अगर हम ध्यान में रखते तो बाकी सब चीजें कॉपी पेस्ट सेम है, लॉजिक बिल्कुल भी सेम है, कोई सर फोड़ी करने की जरूरत नहीं है हमें। अगर हमें सब्सक्रिप्शन एक बार अच्छे से आ जाता है तो सर ये आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है सर जी। चलिए मैं नीचे आ जाता हूं एंड डायरेक्टली इसके क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूं। ये क्वेश्चन एड्रेस करने में आप मुझे हेल्प करने वाले हो। सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 2016 was 23,000. The following further information is available. Salary unpaid on March 2015, salary prepaid on March 2015. Salary unpaid on March 2016, salary prepaid on March 2016 is 600. Calculate the amount to income and expenditure account in respect of salary and also show the necessary ledger accounts. सर ये दोनों चीजें जिसका हमें ध्यान रखना है। तो चलिए सर एक बार हम आ जाते हैं, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूं, आप लोग मुझे इस चीज के लिए हेल्प करने वाले हो। सबसे पहले मैं क्या करूं, मेरा करंट ईयर क्या है? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि निखिल आपका करंट ईयर क्या है? कोई हेल्प कर सकता है मुझे प्लीज? सर हमारे लिए करंट ईयर क्या है? बाबा हेल्प सब लोग करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सर हमारे केसेस में करंट ईयर है 2016। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या बाबा, क्वेश्चन 6 यहाँ पे लिख लेता हूँ। सर हमारा करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमारा करंट ईयर है 2016। तो चलिए सर अभी मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। सर सैलरी अनपेड ऑन मार्च 2015 इज 1400। ये चीज पढ़ने से पहले मैं एक चीज लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ सर?
मैं यहाँ पे सैलरी लिख लेता हूँ। सैलरी हमने टोटल कितना पे किया है सर? सैलरी हमने टोटल पे किया है 23,000। एग्रीड है। अभी आगे सर 4 एडजस्टमेंट्स आपको कुछ दिखती रहेगी, तो आप में से मुझे बता सकता है कि सर इस केसेस में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं? कोई हेल्प कर सकता है मुझे तो बोलिए प्लीज। सबसे पहले क्या करना है सर? ये 1400 है जो, सर ये 1400 है, ये मार्च 2015 में ये 1400 आउटस्टैंडिंग दिख रहा है सर। इस केसेस में मैं क्या करूं? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? ये प्लस वाला साइन है या ये माइनस वाला साइन है? इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा ये करंट ईयर का है, यस या नो? सर ये करंट ईयर का है क्या, यस या नो सर जी? नहीं सर ये करंट ईयर का नहीं है। सर ये करंट ईयर का नहीं है। सर मैं प्रीपेड पे हाल फिलहाल नहीं आ जाता हूं, मैं वापस आ जाता हूं थोड़ा सा नीचे, 1800 की मैं बात करता हूं। सर 1800 करंट ईयर का है, यस या नो सर जी? 1800 करंट ईयर का है, यस या नो? चलिए सर ये यस है। सर ये मार्च 2016 में इन्होंने बोला कि निखिल प्रीपेड है, मार्च 2016 में ये प्रीपेड बोल रहे, तो प्रीपेड करंट ईयर का रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मैं मार्च 2016 में बोल रहा हूँ कि मार्च 2016 में मैं प्रीपेड करके कुछ लिख रहा हूँ, तो करंट ईयर का है क्या? नहीं सर ये भी करंट ईयर का तो नहीं है सर, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो यहाँ पे मैं नो लिख लेता हूँ। सेम वे मैं अभी मार्च 2015 में आता हूँ। मार्च 2015 में क्या बोला था कि निखिल ये मार्च 2015 का नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि निखिल ये मार्च 2015 में ये प्रीपेड था, तो ये कौन से ईयर का रहेगा फिर? यस सर ये नेक्स्ट ईयर का रहेगा। तो सर ये करंट ईयर का है, यस या नो? अगर मैं 400 की बात करता हूं, यस सर जी ये करंट ईयर का है। तो चलिए मैंने दो जगह पे यस लिखा है, दो जगह पे मैंने नो लिखा है। आगे मैं क्या कर दूं? जहां पे भी यस है उसके आगे मैं क्या लिखूं, जहां पे भी नो है उसके आगे मैं क्या लिखूं? आप मुझे बोल सकते हो अगर यस रहेगा तो मैं क्या लिखूं आगे? प्लस या माइनस की साइन अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो यस रहेगा तो मैं कौन सा वाला साइन लिखूं सर? सर यस है तो आप प्लस वाला साइन लिख लीजिए, अगर नो है तो आप नेगेटिव साइन लिख लीजिए, खत्म। आपको लगता है कि कोई सर फोड़ी करने की जरूरत है? सिर्फ यहाँ पे इन्होंने जिस हिसाब से प्रेजेंट किया है ना, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि देखिए प्रीपेड ऑन मार्च 2016, प्रीपेड ऑन मार्च 2016 मतलब क्या रहेगा बाबा? मार्च 2015 का क्या मतलब रहेगा बाबा? मार्च 2016 के ही रिलेटेड है, एंड सो ऑन। चलिए मैं आ जाता हूं, मैं यहाँ पे कुछ प्लस वाली साइन लिख लेता हूं, कुछ नेगेटिव साइंस लिख लेता हूं सर। यहाँ पे आपने क्या बोला था कि निखिल प्रीपेड ऑफ मार्च 2016 हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रीपेड ऑफ मार्च 2015 हम लोग क्या करेंगे? सर ये हम ऐड करने वाले, अमाउंट कितना है? 400 है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं, दूसरा हमने क्या ऐड करने को बोला सर? अनपेड, या जिसको आप लोग आउटस्टैंडिंग भी बोलते हो सर। तो आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का है सर? ये आउटस्टैंडिंग ये मार्च 2016 का है। मैं सिर्फ आगे ईयर लिख लेता हूँ और कुछ नहीं लिखता हूँ, 1800 यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूँ। चलिए सेम चीज मैं प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग लिख लेता हूँ, प्रीपेड ऑफ मार्च 2016 लिख लेता हूँ एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ मार्च 2015 लिख लेता हूँ। अमाउंट मैं साइमल्टेनियसली लिख लेता हूँ, प्रीपेड हमारा कितना था? 400 था, आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीपेड हमारा 600 है सर, आउटस्टैंडिंग हमारा 1400 है सर। देखिए सर प्लस माइनस वाली साइन मैंने यहाँ पे लिख ली है, आगे मुझे क्या करना है सर जी? आगे कुछ नहीं करना है, आगे टोटल निकाल लेते हैं सर। कितना आ रहा है सर? 23,200। एग्रीड है। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन था जो हमने किया हुआ है। कुछ आपको लगता है कि कोई जान है? मतलब कोई ऐसा लगेगा कि सर इस एडजस्टमेंट्स में कोई जान है? फालतू सा थर्ड क्लास सा तो एडजस्टमेंट है सर, ऐसे होता है ऐसे।
कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की सर जी, आपके यहाँ पे 5,000 एडजस्टमेंट्स भी आ जाना ऐसे हो जाएंगे सर जी। ठीक है, चलिए मैं आगे आ जाता हूँ। इन्होंने क्या बोला कि निखिल हमें लेजर अकाउंट्स बना के बताओ यार। अभी लेजर अकाउंट्स 3 बनेंगे। कौन से 3 बनेंगे सर? एक आउटस्टैंडिंग बनेगा, एक प्रीपेड बनेगा और एक सैलरी अकाउंट बनेगा। हमारे पास 3 अकाउंट्स बनने वाले हैं, तो मैं तीनों के अकाउंट्स बना लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सैलरी अकाउंट है पापा पहला वाला। तो सैलरी अकाउंट में क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपने 23,000 पे किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं टू 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 क्या लिखूं? अगर मैंने 23,000 सबसे पहले पे किया हुआ है तो मैं टू क्या लिखूं? चलिए ओपनिंग, नॉमिनल अकाउंट में ओपनिंग रहेगा? नॉमिनल अकाउंट में कभी भी ओपनिंग नहीं रहता बाबा। सर यहाँ पे क्या है? नो वरीज सर, टू बैंक, क्योंकि मैंने उतना पे किया हुआ है। कितना पे किया है सर आपने? 23,000 आपने पे किया हुआ है। एग्रीड है? उसके साथ आपने दो चीजें प्लस किए, दो चीजें आपने माइनस किए। क्या दो चीजें मैंने प्लस की है? मैंने 400 और 1800 प्लस किया है। तो 400 और 1800 में कौन से साइड पे लिखूंगा? डेबिट साइड पे लिखूंगा या क्रेडिट साइड पे लिखूंगा इस अकाउंट के? सर ये आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं टू प्रीपेड लिख लेता हूं। मार्च 15 का कितना अमाउंट है? 400। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं टू आउटस्टैंडिंग। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, मार्च 16 का कितना है सर? 1800। इसमें आपने दो चीजें आपने सब्ट्रैक्ट की हुई है, 600 एंड 1400। तो वो मैं कौन से साइड पे लिखूं? प्लीज हेल्प कर सकते हो आप मुझे? सर आप उसको क्रेडिट साइड पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं बाय लिख लेता हूँ, प्रीपेड मार्च 16। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय आउटस्टैंडिंग मार्च 15। अमाउंट कितना है सर? 600 एंड 1400 रिस्पेक्टिवली। जो बैलेंस वाला अमाउंट रहेगा वो हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि मेरा अकाउंट बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं बैलेंस अमाउंट का? जो भी बैलेंस अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है? 33,200 ही आना चाहिए। चलो सर, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। एग्रीड है? कोई लगता है कि मतलब कोई डिफिकल्ट चीज है सर अकाउंट बनाना या उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स एंट्री करना? हाँ, जैसे हमने सैलरी अकाउंट बनाया है वैसे ही मैं नीचे चला जाता हूँ। और चलो, एक हम प्रीपेड अकाउंट के लिए, एक हम प्रीपेड के लिए बना लेते हैं और एक हम आउटस्टैंडिंग के लिए साइमल्टेनियसली बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रीपेड सैलरी अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अनपेड या आउटस्टैंडिंग, इधर है बाबा, नाम अलग अलग है, ये काम एक ही करता है। अभी प्रीपेड की मैं बात करता हूँ, तो मार्च 2015 में प्रीपेड अमाउंट था 400 रुपीज। तो ये मैं कौन से साइड पे लिखूंगा प्रीपेड के? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? आप मुझे हेल्प कर सकते हो प्लीज? ये मैं कौन से साइड पे लिखूं? प्लीज आप मुझे हेल्प कर सकते हो? यहाँ पे मैं ओपनिंग तो लिखना है सर, हमें ओपनिंग लिखना है 400 रुपीज प्रीपेड का। ये हमने कहाँ पे देखा? ये हमने यहाँ पे देखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो। अब ये 400 जो आप लिखने वाले हो, ये मैं कौन से साइड पे लिखूं? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड के इस अकाउंट के? एफ आर करके कोई साइड नहीं होता है यहाँ।
सर मैं आपसे वापस पूछूंगा, अगर मैंने सैलरी प्रीपेड है मेरे लिए तो वो मेरे लिए असेट है या वो मेरे लिए लायबिलिटी है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर प्रीपेड सैलरी है तो मैं कौन से साइड पे लिखता हूँ? मैं असेट साइड पे लिखूंगा या मैं वो लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा? अगर वो मैं असेट साइड पे लिखता हूँ तो उसको कौन सा बैलेंस रहने वाला है? उसको डेबिट बैलेंस रहने वाला है या क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है? तो मैं कौन से साइड पे लिखूंगा सर? मैं उसको डेबिट साइड पे लिखूंगा। टू ओपनिंग कितना अमाउंट रहेगा? 400। यहाँ पे मैं देखिए ओपनिंग जिस साइड पे आएगा क्लोजिंग बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे आ जाएगा। बाय क्लोजिंग कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे? अगर आप देखते हो 600। यहाँ पे हमने दो चीजें की हुई है, यहाँ पे मैंने ये ओपनिंग भी मैंने सैलरी में ट्रांसफर किया, ये क्लोजिंग भी मैंने सैलरी में ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे मैं बाय सैलरी लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं टू सैलरी लिख लेता हूँ। बाय सैलरी 400, टू सैलरी 600। देखिए जहां पे भी मैंने 400 लिखा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे बाय सैलरी लिख दिया है। यहाँ पे जो भी जहां पे भी मैंने 600 लिख लिया उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे मैंने टू सैलरी लिख लिया है, क्योंकि वही चीजें आपने ऊपर इफेक्ट की हुई थी। मेरा अकाउंट क्लोजिंग हो जाता है। बाबा मैं मस्ती कर रहा हूँ, मुझे भी मालूम है कि टाइपो एरर हो जाता है सर जी कभी कभी, नो वरीज। वैसे ही सर मैं आपसे वापस पूछूंगा कि अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करता हूं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस रहेगा ओपनिंग की अगर मैं बात करूं, और वो मैं ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पे दिख रहा है 1400, वो मैं कौन से साइड पे लिखूंगा? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? सबसे पहले अगर आप देखो कभी भी कंफ्यूजन हो या ना समझे ना, एक चीज अपने दिमाग में डालनी है सर। क्या सर? ओपनिंग बैलेंस सेम साइड पे आता है, पहली बात तो ये चीज हमें मालूम है सर। ओपनिंग ये जो बैलेंस है हमारा, इसको मैं कौन से साइड पे लिखूंगा सर? ये असेट साइड पे था या ये लायबिलिटी साइड पे था? सर अगर ये एसेट साइड पे है तो आप एसेट साइड में लिख लीजिए, यहाँ ये लायबिलिटी साइड पे तो ये लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी को क्रेडिट रहता है एसेट को डेबिट रहता है, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे लिखूंगा टू क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग जहां पे रहेगा उसके अपोजिट साइड पे टू सैलरी लिख लेता हूं, और जहां पे भी क्लोजिंग है उसके अपोजिट साइड पे भी बाय सैलरी लिख लेता हूं। ओपनिंग हमारा कितना था अगर आप देखते हो तो मेरा ओपनिंग या अनपेड अमाउंट था 1400, मेरा क्लोजिंग था 1800। 1800 जिस साइड पे लिखता है उसके अपोजिट साइड पे बाय सैलरी 1800, जहां पे भी 1400 लिखा है उसके अपोजिट साइड पे टू सैलरी 1400। खत्म। बहुत ही डिफिकल्ट था ये अकाउंट बनाना सर, मुझे मालूम है, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझी है तो बोलिए। एक तो यार इतनी अच्छी बारिश गिर रही है ना, हाँ, पूछिए मत, मजा आ गया बारिश से तो। होपफुली सर ये चीजें हमें समझे, हमें डेबिट क्रेडिट कैसे खेलना है, किस तरीके से सर इनको खेलना है। सर गेम है ये छोटा सा, और कुछ नहीं है सर जी। चलिए सर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है पूरा करके। इसके हमने लेजर अकाउंट्स भी बना लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसको हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन में आ जाता हूँ वापस से। ये हमारा सैलरी था जो हमारा हो चुका था सर। सैलरी के मैं आगे बढ़ जाता हूँ एक बार, एंड उसके बाद सर इस चीज को समझ लेते हैं सर। सर ये वाला बेसिकली क्या है इसको समझ लेते हैं सर। आपने ये एनपीओ में ये चीज आपने बहुत बार देखने वाले हैं सर। ये बेसिकली हम करते हैं क्या उसको भी हम समझ लेते हैं एक बार। सर अगर आपको याद रहेगा एनपीओ में हम क्या करते हैं, अगर दोनों एक्टिविटी सेम है और एक एक्टिविटी से इनकम आ रहा है दूसरे एक्टिविटी से एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हम लोग क्या करते थे उसको नेट ऑफ करके दिखाते थे। सर क्या कैसा है इसको समझ लेते, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं सर जी। सबसे पहले क्या होगा सर? सर सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि देखिए अगर आपको किसी एक्टिविटी से अगर आपने पैसे रेस किए, जैसे मैंने सेल ऑफ टिकट एग्जांपल मैंने लिया, सेल ऑफ टिकट का सर, मैंने सेल ऑफ टिकट का एग्जांपल लिया, मैंने टिकट सेल किया एंड उससे मैंने 5000 रुपीज रेज किए हुए हैं।
कितने रेज किए हुए सर? 5000 रुपीज। अभी उसके साथ क्या हुआ है, अभी टिकट तो मैंने 5000 की सेल कर दी सर, बट उसके रिलेटेड मेरा कुछ खर्चा भी हो गया। एक्सपेंसेस उसी रिलेटिंग एक्टिविटी में मेरा कितने का खर्चा हो गया सर? मेरा 2000 का अराउंड खर्चा हो गया है। तो सर अभी सेल्स था, सेल ऑफ क्या है सर? सेल ऑफ टिकट है। सेल ऑफ टिकट हमारा कितना है? अगर आप यहाँ पे देख सकते हो सर, सेल ऑफ टिकट है हमारा 5000, बट उसके साथ हमारा खर्चा भी हो गया सर। हमारा क्या खर्चा हो गया अगर आप देखते हो? मेरा एक्सपेंस भी हो गया सर। क्या एक्सपेंस हो गया मेरा? एक्सपेंस किसके रिलेटेड हुआ सर? टिकटिंग के रिलेटेड ही एक्सपेंस हुआ है। जो हमने टिकट ऊपर सेल की थी ना, उसके रिलेटेड ही एक्सपेंस हुआ है। कितने का एक्सपेंस हुआ है सर? 2000 रुपीज का। एग्रीड है? तो सर यहाँ पे नॉर्मली दो चीजें हो गई सर, एक तो हमारा खर्चा हुआ है, दूसरा हमारा एक्सपेंस हो गया है। अभी आप मुझे एक चीज बताइए, अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं सर, ये हमारा इनकम साइड में चला जाएगा 5000, और ये हमारा एक्सपेंसेस साइड में चला है। बाबा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, हम एनपीओ कर रहे हैं, इसलिए पीएनएल मत की जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलने वाले हैं हम सर। ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड पे चला जाएगा। एग्रीड है? बट सर सर एनपीओ के केसेस में कैसा होने वाला है, नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं कि सर ये दोनों एक्टिविटी सेम है क्या? सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज पूछूंगा कि ये दोनों एक्टिविटी सेम है क्या? सिमिलर नेचर की एक्टिविटी सेम है सर, क्योंकि सर जो पहले वाली एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए ही मैंने इस वाली चीज में खर्चा किया हुआ है। तो सर अगर ये दोनों एक्टिविटी सेम है तो दोनों अलग अलग डालने की जरूरत है क्या? नहीं सर, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को नेट ऑफ करना पड़ेगा। सर दोनों को क्या करना पड़ेगा? नेट ऑफ करना पड़ेगा। एक बार हम नेट ऑफ कर लेते हैं तो 5000 माइनस 2000, यहाँ पे मैं एक जीरो एक्स्ट्रा कर देता हूँ। 5000 माइनस 2000, नेट ऑफ कितना हो रहा है सर? नेट ऑफ हो रहा है मेरा 3000। ये जो 3000 आएगा सर, ये जो 3000 आपका आने वाला है, दिस 3000 शुड गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये कौन से साइड पे जाएगा? देखिए इनकम क्रेडिट होता है, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, तो नेट इफेक्ट क्रेडिट रहेगा 3000 का। तो ये सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा मैं 3000, नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स। एग्रीड है? समझा है? डाइजेस्ट हुआ है? तो सर अगर जो एक्टिविटी मैंने की है उसके सपोर्टिंग अगर कोई खर्चा आता है तो मैं दोनों को नेट ऑफ करके जो नेट इनकम दिख रहा है वो मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने वाला हूं। यही हम एनपीओ में करते हैं। ये चीज हमने देखी हुई है, समझी हुई है, उसी चीज को मैं वापस री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे? ये वाला चीज क्लियर है, डाइजेस्ट हुआ है इस वाले पार्ट में? कोई भी इशू है तो बोलिए प्लीज। ये चीज हमने की हुई है सर जी। सिंपल सी चीज है सर जी, कुछ है नहीं है सच। ये एनपीओ में है, ये पॉइंट्स को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना है बस। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सर आगे हम किसकी बात करने वाले हैं? सर आगे मैं कैपिटल फंड के बारे में बात करता हूँ। सर ये कैपिटल फंड रहता क्या है सर जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मालूम है हमें, कैपिटल अकाउंट मालूम है सर। कंपनी के केस में आप उसको शेयर कैपिटल बोलते हो, सोल प्रोप्राइटर के केस में उसको आप कैपिटल बोलते हो, पार्टनर्स के केस में आप उसको पार्टनर्स कैपिटल बोलते हो। एनपीओ के केस में सर उसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। एग्रीड है? कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज है सर, बाकी कोई चीज में चेंज है क्या? नहीं सर जी, बाकी कोई चीज में कुछ भी चेंज नहीं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है सर। तो सर अगर मैं कैपिटल फंड की बात करता हूं तो कैपिटल फंड में क्या क्या चीजें होने वाली है उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा, भावनाओं को समझ लीजिएगा। सर सबसे पहले तो हम कैपिटल फंड कैसे निकालने वाले हैं? नॉर्मल सा लॉजिक है सर जी। हम कैपिटल कैसे रहता है, हमने बैलेंस शीट देखी हुई है, बैलेंस शीट को हमने समझा हुआ है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो बैलेंस शीट में क्या होगा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप कैपिटल लिखते हो, यहाँ पे आप लायबिलिटीज लिखते हो, यहाँ पे आप असेट्स लिखते हो। अगर मेरे पास ये है, ये है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो सकता है क्या? यस सर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। तो नॉर्मली मैं इक्वेशन अगर फॉर्म में करता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि निखिल अगर टोटल एसेट्स लेस टोटल लायबिलिटीज विल बी माय कैपिटल फंड। एग्रीड है? इसी को अगर मैं थोड़ा सा वर्ड्स के टर्मिनोलॉजी में कहूं, थोड़ा अगर मैं इसको वर्डिंग्स में बोलने की कोशिश करूं तो एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स
ओवर टोटल लायबिलिटी इज माय कैपिटल फंड। एग्रीड है। जैसे पार्टनरशिप में आप उसको कैपिटल बोलते हो, वैसे यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हो, यहाँ पे हम उसको कैपिटल फंड बोलते हैं सर। सेम चीज है, ज्यादा कोई सरफोड़ी करने वाली जरूरत नहीं है इसमें। एग्रीड है। अभी जैसे आपने पार्टनरशिप की अगर मैं बात करता हूँ या सोल प्रोप्राइटर की बात करता हूँ, या कभी चलिए पार्टनरशिप पे मैं आ जाता हूँ सर। पार्टनरशिप के बारे में अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है तो आप क्या रिप्रेजेंट करोगे सर? इतना हमें अमाउंट पार्टनर्स को पे करना है, ये चीज आप रिप्रेजेंट करते हो। उसके अंदर अमाउंट क्या क्या रहता है सर? देखिए उसमें बेसिकली क्या क्या रहता है। देखिए ओपनिंग कैपिटल रहता है, प्लस कैप पार्टनर ने कुछ कैपिटल लाया तो वो रहता है, कुछ ड्राइंग रहा तो वो रहता है, प्लस उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रहा ना सर, वो सब चीजें उस कैपिटल अकाउंट में हुई रहती है। एग्रीड है। सर सेम ही उसी टाइप का कुछ फंडा यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं कैपिटल फंड रिप्रेजेंट करता तो कैपिटल फंड क्या रिप्रेजेंट करता रहता है, वो चीज यहाँ पे रहने वाली है। सर यहाँ पे कैपिटल फंड क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंटेड द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, legacies, special donations, entrance fees and accumulated surplus over the year। सेम चीजें रहने वाली, जैसे वहां पे हमारा पार्टनर्स का एडिशनल कैपिटल था, यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल जो भी एनपीओ के मेंबर्स है उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। लीगसीज का क्या मतलब रहता है कि मेरा विल, जो चीज हम नीचे देखने वाले, मेरा विल, विल का क्या मतलब हो गया सर जी? मैं अगर मर जाता हूं तो मेरा पूरा का पूरा जायदाद, पूरा का पूरा पैसा, जो नहीं है कुछ भी अभी, हाँ, बट जो भी मेरी पूरी की पूरी जायदाद किसको जाएगी? उस ट्रस्ट को चली जाएगी। स्पेशल डोनेशन, कोई बंदे ना बोले कि पापा ये चीज इसमें ही जाना चाहिए, ये चीज तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करना, जनरल एक्सपेंडिचर के लिए यूज मत करना तुम। एंट्रेंस फीस क्या रहने वाला है सर? वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद क्या रहेगा कि सर सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट। तो अगर मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होने वाला है वो क्या होगा सर? वो प्लस या माइनस होगा कहाँ पे? कैपिटल फंड में। एग्रीड है। तो कैपिटल फंड अगर आपसे पूछा जाता है कभी कि निखिल कैपिटल फंड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोल सकते हैं सर कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स, लीगसीज, स्पेशल डोनेशंस, एंट्रेंस फीस एंड एक्यूमुलेटेड सरप्लस ओवर द इयर्स। हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि सर कैपिटल फंड में सरप्लस एंड डेफिसिट, डेबिट या क्रेडिट या डेबिट होता है। एग्रीड है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैं थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा थैरी वाला पार्ट है, जो थोड़ी बहुत थैरी है जो सर हमें एक बार ध्यान में रखनी है सर जी। ये मुझे मालूम है बोर होता है कभी कभी, बट थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है सर। सर एक्यूमुलेटेड फंड का क्या मतलब रहता है सर? एक्यूमुलेटेड फंड का क्या मतलब रहता है सर? इफ हाउएवर members have not contributed any amount, the name should be accumulated fund। सर इसका क्या मतलब है? सर मेंबर्स ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है, बट जो हमारा एनपीओ है ना उसने अच्छा खासा कमा लिया, डोनेशन मिला, ये मिला, वो मिला, मजे से मिल गया, तो उस केस में आप उसको कैपिटल फंड के जगह पे आप उसको एक्यूमुलेटेड फंड का नाम दे दो। अगर मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें तो उसे हम कैपिटल फंड बोलेंगे। अगर मेंबर्स कंट्रीब्यूट नहीं करते बट किसी से स्पेशल डोनेशन मिल गया, ये हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, हमारा सरप्लस हो गया, हमारा काम चल गया सर, तो उस केसेस में आप उसको एक्यूमुलेटेड फंड बोलने वाले हो कैपिटल फंड के जगह पे। होपफुली सर ये चीज हमें समझी है, ये वाला पार्ट हमें डाइजेस्ट हुआ है। थोड़ा सा तैयारी है सर मालूम है, बट कुछ है सर, इतना इशू वाला चीज तो है नहीं पापा, इजी सा तो चीज है सर। टोटल एसेट सर, ये पहला वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखना, ये आपके सम्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। बाकी नीचे वाली दोनों चीजें तो यार आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ लेता हूं। सर आगे सबसे बड़ी चीज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं सर? आगे ना हम डोनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डोनेशन का टाइप क्या होने वाला है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, उस सबको हम देखने वाले हैं सर। चलिए डोनेशंस पे आ जाते हैं सर जी। सर डोनेशन का मतलब क्या रहता है, कोई तो ये बता दो सर, डोनेशन का मतलब क्या रहता है? आगे तो बाद में है कि सर उसका टाइप क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। सर दान देना, चैरिटी सर। किसी ने अगर हमें दिया है पैसा तो हमारे लिए सर, हमने डोनेट किया, अपने इच्छा से दिया हुआ है सर। तो सर अभी ये जो डोनेशन है ना, सबसे पहले देखिए
किसी बंदे ने दिया है, या बहुत बार ये जो ट्रस्ट लोग रहते हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर्स रहते हैं ना, बहुत बार ना ये पैसा रेज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बेसिकली कहूँ तो मैं थोड़ा सा सोशल कॉज को प्रमोट करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए सर, डॉग के रिलेटेड एक ट्रस्ट है। वो लोग क्या करते हैं सर, अभी सर देखिए, अभी कोई भी ट्रस्ट है ना, उनको दो टाइप का खर्चा होता है। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ कर के चलिए, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। बाबा, हिंदी में टाइप करना, दान धर्म करना कितना टाइम लगता है? क्लास पे ध्यान देने का ज्यादा थोड़ा। मतलब ऐसा इतना शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना यार, कैसा चलेगा यार? ऐसा मैंने हिंदी में क्लास में भी नहीं सुना है कभी। हाँ, क्लास के टीचर्स भी नहीं पढ़ाते थे इतना अच्छे से हिंदी। मस्ती कर रहा हूँ, हमारे क्लास के टीचर्स अच्छे थे, पर ना बोलोगे कि हाँ कैसे। चलिए बाबा, ध्यान देते हैं इस चीज पे। सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ के चले, उसके नॉर्मली दो टाइप के एक्सपेंडिचर रहता है, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू रहता है। जब मैं एनजीओ की बात करता हूँ तो सर एनजीओ क्या करते हैं, बहुत बार ना वो पैसा रेज करने की कोशिश करते हैं, सोशल अवेयरनेस करके पैसे रेज करने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पापा, अगर आप जो भी मुझे पैसे दोगे, नॉर्मली दो टाइप की चीजें रहती है। वो उनसे क्या बोलेंगे कि अगर आप मुझे जो भी पैसे देने वाले, वो मैं बिल्डिंग में लगाऊंगा, वो मैं कोई कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने में लगाऊंगा, वो मैं डे टू डे एक्सपेंसेस में यूज नहीं करूंगा, तो उसको हम कैपिटल डोनेशन बोलने वाले हैं। बट अगर मैं कुछ बोलता नहीं और मैं डोनेशन ले लेता हूँ, तो सर उसे हम क्या बोलेंगे सर, उसे हम रेवेन्यू डोनेशन बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले सर हमें डोनेशन के पार्ट्स में बाइफरकेशन करना है कि बाबा ये कैपिटल है या रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू है तो सर सिंपल सा क्या करना है, डायरेक्टली किसको डाल दीजिए आप उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर वहां पे आपको जरूरत ही नहीं है मोह, मतलब शांति, जीवन में सुख चैन, यही है सर। बट सर अगर मैंने किसी स्पेशल पर्पस के लिए या किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा किया, तो सर उस केसेस में क्या करना है, प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बोल देता हूँ, देखिए अभी मैं आपसे कभी पैसे भी लूंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि बाबा ये मैं डे टू डे खर्चों में नहीं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। या वो बंदा मुझे जो बंदा मुझे डोनेशन बोलता है, वो मुझे बोलता है कि निखिल ये लो पैसे, ये आप डे टू डे खर्चों में यूज मत करना, तो सर उसे मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं बोलने वाला है, उसे मैं रेवेन्यू डोनेशन नहीं बोलने वाला हूँ। तो जो भी आपका रेवेन्यू डोनेशन रहेगा वो कहाँ पे जाएगा सर, वो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। जब मैं कैपिटल की बात करता हूँ सर, सर कैपिटल में ना आपको ना उन भाई साहब का पर्पस देखना है। कोई उसने स्पेसिफिकली बोला कि निखिल इस काम में ही आएगा, ये बिल्डिंग बनाने के काम में आएगा, ये स्कॉलरशिप के काम में आएगा, ये क्या बोलते हैं अपन, ये कोई स्पेसिफिक मशीनरी जो आगे जाके हेल्प करिए उसके काम में आएगा, ये वेंटिलेटर्स, चले मैं डॉक्स की बात करता हूँ तो ये वेंटिलेटर्स के काम में आया जाएगा, या ये किस चीज में आ जाएगा सर, वो अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है, अगर स्पेसिफिक दिया हुआ है चीजें, तो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है, कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है, तो आप उसको कहाँ पे क्रेडिट करने वाले हो सर, उसको हम एक स्पेशल फंड में क्रेडिट करने वाले हैं। होपफुली हमें इतना मालूम है कि सर डोनेशन को क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो सर ये क्रेडिट ही होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी एक क्रेडिट होने वाला है, बाकी केसेस में भी क्रेडिट होने वाला है। कहाँ पे क्रेडिट होने वाला है वो चीजें हम समझ रहे हैं। तो अगर इन्होंने स्पेसिफिक इंटेंशन से अगर मुझे डोनेशन दिया है, तो मैं कहाँ पे क्रेडिट करने वाला है सर, वो स्पेशल फंड में मैं क्रेडिट करने वाला हूँ। एग्रीड है। बट सर अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नहीं है, तो सर उस केसेस में क्या करेंगे, एब्सेंस ऑफ एनी इंटेंशन, कोई ऐसा स्पेसिफिकली बोला गया नहीं कि इसके लिए यूज करो, तो सर क्या करो, चुपचाप करके कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो। एग्रीड है। सर ये डोनेशन के टाइप्स हमने समझे हैं, देखे हैं, हमें मालूम है। एग्रीड है। कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे तो बोलिए प्लीज। तो डोनेशन क्या रहेंगे सर, एक रेवेन्यू रहेगा, एक कैपिटल रहेगा। जो रेवेन्यू रहेगा वो डायरेक्टली आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दो, जो कर दीजिए। जो कैपिटल रहेगा उसको आप देखिए कि उसका कौन सा पर्पस है, स्पेसिफिक है या नहीं है। अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक फंड के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में चुपचाप करके क्रेडिट कर दीजिए। एग्रीड है, समझा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सर, डोनेशन को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अब ये कुछ ऐसी चीज है ना जो आपके
सम्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। प्लीज इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये चीजें आपको सम्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो सम्स के लिए हम किस तरीके से सम्स करने वाले हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे जाके काम में आ जाएगी सर। मैं आगे बढ़ लेता हूँ। आगे सर हमने क्या पढ़ा था, हमने एक स्पेशल फंड के बारे में। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा, कोई सरफोड़ी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर जी, यहाँ पे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? ना। बट जब आप स्पेशल फंड की बात करते हो, जब आप स्पेशल फंड की बात करते हो, इस वाले फंड की बात करते हो, तो सर इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सर इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यार ये जो स्पेशल फंड है निकला, इस केसेस में हम क्या करें, किस तरीके से करें। चलिए, इस स्पेशल फंड को हम किस तरीके से करने वाले हैं ना, वो हम एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से। सर अभी ये स्पेशल फंड में ना, आप एक बार इसको स्पेशल फंड भी बोलने वाले हैं, इसको एक काइंड में आप स्पेशल अकाउंट भी बोलने वाले हैं। इसको हम किस तरीके से करने वाले, क्या करने वाले, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वो सब चीजें हम स्पेशल फंड के रिलेटेड यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बोल देता हूँ सर, स्पेशल फंड या स्पेशल अकाउंट, मतलब जो इन्होंने बोला कि निखिल ये जो पैसा है ये स्कॉलरशिप के ही काम में आना चाहिए, या ये बिल्डिंग बनाने के काम में ही आना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अगर आपको दिए गए हैं, तो जो भी इनकम रहेगा और जो भी एक्सपेंस रहेगा, उसको आप क्या करोगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैरिंग आउट फंड का एक्टिविटी। कोई भी खर्चा जो आपने किया है वो किसके रिलेटेड किया है? जैसे समझिए स्कॉलरशिप के लिए मैंने कोई खर्चा किया है, या मैंने बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए कोई खर्चा किया है और मैंने उसके लिए एक फंड बनाया, तो बिल्डिंग डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी आपने पैसे खर्चा किए हैं, वो आप कहां पे डेबिट करोगे? सर वो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करूंगा क्या? नहीं सर, मैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट नहीं करूंगा। उसको मैं कहां पे डेबिट करूंगा सर? मैं उसको मैं फंड अकाउंट में डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैरिंग आउट फंड का एक्टिविटीज शुड बी डेबिटेड टू द फंड अकाउंट। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट्स और डोनेशन for such fund should be credited to the fund account। इनकम रहने दो या एक्सपेंस रहने दो, वो कहां पे होगा सर? वो यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट होने वाला है। तीसरी चीज को हम देख लेते सर, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि निकल एनी असेट परचेज और इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड आउट ऑफ द फंड शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। तो सर इन्होंने क्या बोला ये समझ लिए, समझिए। एक बहुत बड़े भाई साहब आए, समझिए टाटा, रतन टाटा सर की मैं बात कर लेता हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, ऐसे मैं थोड़े बहुत लोगों का हूँ फैन, उनमें से वो भी एक आते हैं, वेरी हम्बल पर्सन। उनके बारे में जब आप पढ़ोगे ना, वेरी 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 गुड भाई, मजा आ जाएगा आप जब उनके बारे में पढ़ोगे तो। सीरियसली बोलता हूँ, दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ, प्रोवाइडेड आप पढ़ो, टेंशन मत लो, मैं भी बता दूंगा। उनके बारे में पढ़ सकते हो आप, एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में आप पढ़ सकते हो। जब आप इनके बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ना कि सक्सेस प्लस जो आपका नेचर एंड वैल्यूज है, उसको आप कैसे साथ में ले सकते हो ना, बिना किसी ईगो के, इसके उसके, उसका मजा ही कुछ और आएगा। तो चलिए सर, हम आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। तो सर जी, अगर रतन टाटा सर आ रहे हैं मेरे पास, मैंने एक एनजीओ चालू किया है, रतन टाटा सर मेरे पास आ रहे हैं, वो क्या बोल रहे कि निखिल आई एम गिविंग यू, बहुत छोटा सा अमाउंट दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं निखिल, आई एम गिविंग यू 10 करोड़ रुपीस। सर 10 करोड़ छोटा है? उनके हिसाब से छोटा है, हाँ, मेरे हिसाब से नहीं बाबा। तो सर रतन टाटा सर ने आया, उन्होंने बोला कि निखिल 10 करोड़ रुपीस ले लीजिए। मैंने बोला हाँ सर। निखिल सुन आगे। हाँ सर बोलिए। निखिल ये जो 10 करोड़ है ना, ये सिर्फ बिल्डिंग के काम में ही आने वाला है। ये सिर्फ किसके काम में आने वाला है? बिल्डिंग के ही काम में आने वाला है। ज्यादा ज्यादा एक्साइटेड मत हो सर। ओके सर, ये किसके काम में आने वाला है? बिल्डिंग के काम में आने वाला है। ओके, कितना काम में आने वाला है निखिल? 8 करोड़ ये बिल्डिंग में ही लगाना, और बाकी के जो 2 करोड़ है ये स्कॉलरशिप दे देना। जो बच्चे रहते हैं ना मस्त, उनको स्कॉलरशिप दे देना, उनको पढ़ाई में हेल्प करना। मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं वैसा करने वाला हूँ। अभी क्या हो जाता है कि देखो, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए तो मैंने मटेरियल ले लिया, ये सब कर लिया। तो अभी 8 करोड़ के लिए मैंने क्या किया, 8 करोड़ मुझे रतन टाटा सर ने दिए, 8 करोड़ का मैंने मटेरियल ले लिया एंड बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब मुझे पैसे मिले हैं 8 करोड़ एंड 2 करोड़, तो मैं क्या करूंगा, ये 10 करोड़ मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मुझे दिए गए हैं। तो ये मैं बिल्डिंग फंड एंड स्कॉलरशिप फंड में क्रेडिट करूंगा। बिल्डिंग का फंड एंड स्कॉलरशिप के फंड में मैं क्या करूंगा सर, 8 करोड़ को क्रेडिट करूंगा एंड 2 करोड़ को क्रेडिट करूंगा। ये देखो CRS करोड़, हाँ यहाँ पे, और क्रेडिट भी करने वाला हूं सर। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इन दोनों रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को मैं क्रेडिट करूंगा। एग्रीड है सर। इसके बाद समझिए, बिल्डिंग का 8 करोड़ की बिल्डिंग के लिए मैंने 8 करोड़ का मटेरियल लिया, ये सब का खर्चा किया। जो ये 8 करोड़ से, चलिए मैंने 7 करोड़ का खर्चा किया, 8 करोड़ को छोड़ दीजिए सर, मैंने कितने का खर्चा किया, मैंने 7 करोड़ रुपीस का खर्चा किया हुआ है। तो ये जो 7 करोड़ का जो आपने एक्सपेंस किया है, ये जो 7 करोड़ का आपने एक्सपेंस किया है, ये मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करूंगा क्या? नहीं सर, आप ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट नहीं करेंगे, ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करने वाले नहीं हो। तो सर इसको मैं कहां पे डेबिट करूंगा? सर ये जो आपका बिल्डिंग फंड है ना, आप इसी में ही डेबिट करने वाले। एग्रीड है? तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये अपना स्पेशल फंड की मैं बात कर लेता हूं। रतन टाटा सर ने हमें डोनेशन दिया हुआ है। कितना डोनेशन दिया हुआ है? 10 करोड़ का हमें डोनेशन दिया हुआ है। एग्रीड है? उसको अगर मैं बाइफर्केशन करता हूं तो बिल्डिंग के लिए कितना दिया गया है सर? बिल्डिंग के लिए दिया गया है 8 करोड़। स्कॉलरशिप के लिए कितना दिया हुआ है? स्कॉलरशिप के लिए दिया गया है 2 करोड़। एग्रीड है सर? उसके बाद ये 8 एंड 2 करोड़ जो हमें दिए गए, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मैं बिल्डिंग फंड लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप का फंड लिखूंगा, और उसके रिस्पेक्टिव में 8 करोड़ एंड 2 करोड़ को क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा सर। एग्रीड है? उसके बाद मैंने बिल्डिंग के लिए 7 करोड़ का खर्चा किया हुआ है। क्या किया हुआ है सर? एक्सपेंस किया हुआ है। तो ये 7 करोड़ का जो एक्सपेंस है, इसका आप क्या करोगे, ये मैं बिल्डिंग फंड में ही, ये मैं बिल्डिंग फंड में क्या करूंगा सर, ये मैं बिल्डिंग फंड में ही डेबिट करूंगा। उसके बाद मैं आपको बोल देता हूं, मैंने स्कॉलरशिप के लिए क्या किया, स्कॉलरशिप के जो मुझे 2 करोड़ मिले थे, वो मैंने FD में रख दिया। वो मैंने क्या कर दिया, उसका मैंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। FD मतलब सर फिक्स डिपॉजिट। ये जो फिक्स डिपॉजिट किया है, तो सर इस केसेस में क्या होने वाला है, तो इस केसेस में इन्होंने क्या बोला कि निखिल, ये फिक्स डिपॉजिट को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज कीजिए। क्या कीजिए, इसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज कीजिए, बताइए कि ये किसके रिलेटेड है। ठीक है? उसके साथ ये फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी करने की कोशिश करता हूँ। इस फिक्स डिपॉजिट के रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट आएगा निखिल, उसको आप क्या कीजिए, उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। सर क्रेडिट तो करेंगे, बट कहाँ पे क्रेडिट करेंगे सर, ये आप ध्यान रखिएगा, ये स्कॉलरशिप फंड में ही क्रेडिट होना चाहिए। एग्रीड? इस एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके साथ सर जी क्या करना है, उसके साथ मैं आपको आगे बोल देता हूं। ये दोनों चीजें तो हम करने वाले हैं सर। इसके साथ आगे क्या, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर कर चुका हूँ। पहला चीज तो क्या बोले कि निखिल, जो भी खर्चा है, जैसे मैंने 7 करोड़ का एक्सपेंस आउट किया हुआ है, वो कहाँ पे आप डेबिट करने वाले हो, वो मैं बिल्डिंग फंड अकाउंट में ही डेबिट करने वाला हूँ। जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है स्कॉलरशिप के 2 करोड़ के फंड से, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको मुझे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्लस वो जो 2 करोड़ के ऊपर जो भी आपको इनकम मिलेगा, वो आप कहाँ पे क्रेडिट करने वाले, वो मैं सिर्फ फंड अकाउंट में ही क्रेडिट करने वाला हूँ, जो चीजें हमने यहाँ पे की हुई थी। एग्रीड है? उसके साथ मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। नो इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द फंड और अकाउंट should be debited or credited to the income and expenditure account। तो सर कोई भी इनकम हो या कोई भी एक्सपेंसेस हो जो फंड से रिलेटेड है, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करने वाले नहीं हो। एग्रीड है?
उसके साथ अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे इन्होंने क्या बोला है कि निखिल एक और चीज का आप ध्यान रखिएगा, एक फंड करके चीज रहेगी, एक अकाउंट करके चीज रहेगी। क्या 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 सर? एक फंड करके रहेगा, एक स्कॉलरशिप आप फंड बोल सकते हो, एंड बिल्डिंग को आप अकाउंट बोल सकते हो। सर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? एक को आप फंड बोल रहे हो, दूसरे को आप अकाउंट क्यों बोल रहे हो? आप समझ लीजिए। The term fund is strictly applicable to the amount collected for the specific purposes when these are invested in distinguishable assets. Distinguishable assets का क्या मतलब रहेगा? जो एनपीओ के एसेट्स है, जो एनपीओ के एसेट्स है और एनपीओ को छोड़ दिया जाए, उन दोनों एसेट्स को अगर मैं अलग अलग कर सकता हूं, उन दोनों एसेट्स को अगर मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो उस केसेस में आप फंड अकाउंट को यूज करने वाले हो। अगर मैं उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकता हूं, तो उस केसेस में आप नॉर्मल अकाउंट यूज करने वाले हो। सो नॉट इन्वेस्टेड इन एसेट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दोस बिलोंगिंग टू द इंस्टीट्यूट, द वर्ड अकाउंट इज मोर अप्रोप्रिएट। सर क्या मतलब है, आप एक बार बता पाएंगे मुझे? एक बार चलिए मैं आपको बोल देता हूं। मुझे जो भी फंड मिला है ना, अभी मुझे फंड कितना मिला अगर आप देख सकते हो तो 8 करोड़ मिला है एंड 2 करोड़ मिला है। जो 2 करोड़ है वो स्कॉलरशिप है, एग्रीड है सर। स्कॉलरशिप के रिलेटेड मैंने इन्वेस्टमेंट किया फिक्स्ड डिपॉजिट में। चलिए 8 करोड़ के लिए मैंने क्या किया सर? मैंने बिल्डिंग बनाई है और उसमें मैंने 7 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अभी ये लोग क्या बोलते हैं आपसे? ये लोग बोलते हैं कि निखिल ये जो स्कॉलरशिप है इसका एफडी आप अलग से देख सकते हो। ये एफडी एनपीओ के एफडी से अलग है, इसका अलग आइडेंटिटी है, ये इन एसेट्स के साथ मिक्स नहीं हो सकता है, इसको हम अलग से दिखा सकते हैं। तो उस केसेस में इस जो ये 2 करोड़ का रहेगा, इस 2 करोड़ को हम क्या बोलेंगे? इसको हम स्कॉलरशिप फंड बोलेंगे। बट सर ऊपर वाले की अगर मैं बात करता हूं, सर ये जो बिल्डिंग के लिए 8 करोड़ मिला है, मुझे और भी एक दो बंदों से मिला है, और ये बेसिकली जो बिल्डिंग है ये मैं हमारे लिए बनाने वाला। हमारे लिए मतलब किसका है बाबा? सर ये एनजीओ के ही काम में आने वाला है सर। सर ये जो बिल्डिंग है ये एनजीओ का ही असेट होने वाला है, और ये एनजीओ के ही आगे जाके काम में आएगा। एनजीओ के फ्यूचर एक्टिविटीज, फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही सर ये आगे जाके काम में आने वाला है। तो सर उस केसेस में 8 करोड़ को आपको फंड नहीं बोलना है, इसको आपको अकाउंट बोलना है। तो सर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बिल्डिंग अकाउंट बोलेंगे सर जी, इसको आप फंड नहीं बोल पाएंगे। इसका थोड़ा सा और डिटेल में हम सम्स में देखने वाले, डोंट वरी। बट होपफुली सर ये चीज हमें समझिए, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं और वो पैसे जिस असेट्स में आपने इन्वेस्ट किया है, देखिए जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर आप वो किसी भी असेट में इन्वेस्ट करते हो और वो असेट एंटिटी के असेट्स के साथ अलग है, एंटिटी के असेट्स में वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में हम उसको फंड बोलेंगे। अगर वो एंटिटी के असेट्स के साथ मिक्स हो रहा है तो उस केसेस में हम उसको अकाउंट बोलने वाले, फंड उसको हम नहीं बोलने वाले। एग्रीड है? समझा है? कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे तो बोलिए। चलिए सर मुझे पहले एक मैं क्वेश्चन को एंटरटेन कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन को भी एंटरटेन करता हूँ, डोंट वरी। सर पहला मुझे एक चीज क्या पूछा गया है कि निखिल ये जो आपको एफडी मिलने वाला है, ये एफडी के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट भी मिला है, ये इंटरेस्ट आप क्रेडिट किस में करने वाले हो? सर ये मैं फंड के अकाउंट में ही क्रेडिट करने वाला हूँ। तो सर ये जो इंटरेस्ट मिलेगा सर ये किस काम में आएगा? सर ये स्कॉलरशिप के काम में ही आने वाला है, और किसी काम में आने वाला है क्या? नहीं सर, ये और किसी काम में आने वाला नहीं है। होपफुली सर ये पहला वाला चीज हमें डाइजेस्ट हो गया है। अगर मैं आपके पास आ जाता हूँ अभी दूसरे वाले पार्ट पे सर जी, अभी मैं इसकी बात कर लेता हूँ। चलिए फंड एंड अकाउंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक दूसरा कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ डेफिनेटली, डोंट वरी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चलिए एक चीज को समझ लेते हैं हम।
पहला वाला चीज तो क्या है सर, पहला वाला चीज का अगर मैं आपको बोल देता हूँ तो इसको मैं बोल देता हूँ कि चलिए मेरे पास एक प्राइस फंड। प्राइस फंड का क्या मतलब हो गया सर जी? अगर आप कोई भी चीज जीत जाते हो, कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लग जाती है, तो उस केसेस में हम इस अकाउंट को, इस चीज को हम यूज करेंगे एंड उससे हम पे करेंगे। और इस प्राइस फंड में अज्यूम कीजिए कि 5 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, तो मैंने क्या किया, 5 लाख का एक एफडी बना दिया है। 5 लाख का क्या कर दिया मैंने, एक एफडी बना दिया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइस फंड किस काम में आने वाला है। अगर आगे जाके कोई भी बंदा जीत जाता है तो उसको हम प्राइजेस देने वाले हैं, उस केस में हम इस फंड को यूज करने वाले हैं। हम इसको हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिलेटेड कभी भी यूज करने वाले नहीं है, तो उस केसेस में मैं इसको फंड बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो 5 लाख रुपीस है, आप ये देख सकते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन के असेट से अलग है क्या? यस सर, इसको हम अलग दिखा सकते हैं। यस सर, इसको हम सेपरेटली डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या? यस सर, हम इसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर सकते हैं। बट सर अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूँ, नीचे इन्होंने क्या बोला है कि निखिल, एक आपके लिए टूर्नामेंट फंड है। एक क्या है सर, एक हमारे लिए टूर्नामेंट फंड है। मतलब क्या होगा कि आपके स्कूल्स में या आपका जो एनपीओ है, वो जब भी कोई भी टूर्नामेंट करेगा उसके रिलेटेड आपको मैं, चलिए 5 लाख रुपीस पे करता हूँ। तो इन्होंने जो मुझे 5 लाख रुपीस दिए, उससे मैंने बैट एंड बॉल खरीदा क्रिकेट के लिए, और फुटबॉल के लिए चलिए फुटबॉल भी है सर, बास्केटबॉल, ऐसे बहुत सारे खेल है। जब मैं अपन क्रिकेट पे ध्यान देंगे सर, बैट एंड बॉल खरीदा है हमने, ठीक है सर। 5 लाख रुपीस दिए, बैट एंड बॉल खरीदा, और इसके अलावा मेरे खुद के एनजीओ के पास बहुत सारे बैट एंड बॉल पड़े हुए हैं। अभी इन दोनों को मैंने साथ में रख लिया। अभी नाना पाटेकर का डायलॉग है, ये तेरा खून ये मेरा खून, अब बता कि इन दोनों में से तेरा खून कौन सा है, मेरा खून कौन सा है। वैसे ये तेरा बैट बॉल ये मेरा बैट बॉल, अब बता कि तेरे और मेरे बैट बॉल में तेरा बैट बॉल कौन सा है, मेरा बैट बॉल कौन सा है। आप इसको अलग अलग कर सकते हो। अगर नहीं तो इसको हम टूर्नामेंट अकाउंट बोलेंगे। समझा है? ये चीज डाइजेस्ट हुआ है? कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट में तो बोलिए। अभी 21 फिल्म का है सर ये डायलॉग। अभी यार फिल्म तो यार नहीं मालूम मुझे। अभी अभी कोई तो है, कोई तो फिल्म का है डायलॉग, इतना तो पक्का है। ये बहुत पुरानी फिल्म्स का डायलॉग है यार, आपने नाना पाटेकर की एक्टिंग भी नहीं देखी रहेगी, सिवाय वेलकम को छोड़ दिया जाए तो। हाँ चलिए सर, हमें फंड फंड के बारे में समझ गया, क्लियर हो गया, अकाउंट के बारे में क्लियर हो गया। देखो, उसने देखा भी ये मूवी कौन सा है, उसको नाम ध्यान में नहीं आ रहा, बट तुम्हारी जनरेशन ने नहीं देखा रहेगा। नहीं यार, हिंदी मूवी है, मराठी मूवी नहीं है वो, मस्त मूवी है वो, बहुत पुरानी मूवी है, तुम लोगों ने नहीं देखा रहेगा। तुम बड़े लोग, हम छोटे लोग, गरीब लोग बाबा, हम ऐसी मूवी देखेंगे। चलिए, होपफुली सर ये चीज हमें समझी है, ये चीज हमें डाइजेस्ट हुई है अच्छे से। तो अगर आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो अगर आप असेट को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो
तो उस केसेस में क्या होगा सर, उस केसेस में सर ये फंड है वरना ये अकाउंट है, बस सिंपल सा चीज है। होपफुली सर यहां तक हमें क्लियर हुआ है, यहां तक हमें डाइजेस्ट हुआ है सब चीजें। क्रांतिवीर अभी मूवी मत देखते बैठना बाबा। हाँ। अभी तो क्लास में मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ ना कि मोबाइल नहीं यूज करने का। सबसे बड़ा टेंशन वही है क्लास में। उल्टा बच्चे कुछ अब मोबाइल नहीं यूज करना, बस खत्म, बस जीवन में है खुशी है। ऐसा बोल ही नहीं सकते बाबा। ऐसा ऐसा डायरिंग नहीं कर सकता हूँ मैं बाबा। कोविड को खत्म हो जाने दो, मिल के बताता हूँ मैं तुमको। बस बस ऐसे ऐसे डायलॉग मारने हैं, वो भी अभी मारने हैं, मतलब आपका हुक्म सर आंखों पर, आज्ञाकारी बच्चे हैं हम लोग, लीव करके बैठ जाएंगे। बस ऐसे ही धमकियां देते रहो बस। क्या बोलूं मैं, डर गया हूं मैं अभी तो। चलिए एक सॉन्ग टाइम है सर जी, एक गाना गाना है। गाना बाना हो गया सर हमारा अच्छा सा, मस्त। चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, फंड वंड तो हमारा हो चुका है, फंड के अलावा आगे क्या है उसको देख लेते हैं एक बार सर थोड़ा सा। सर आप सब लोगों ने लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में सुना हुआ है सर, उसका हमने ट्रीटमेंट भी किया हुआ है सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यस सर जी, आपने उसका ट्रीटमेंट भी किया हुआ है सर। नॉर्मली अगर लाइफ मेंबरशिप फीस रहता क्या है सर, देखिए नॉर्मली क्या रहता है, आप भावनाएं समझिए थोड़ी बहुत। हाँ चलिए ध्यान दे देते हैं, अपना टाइम हो गया अच्छा खासा। सर यहाँ पे हमने लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पढ़ना है सर। लाइफ मेंबरशिप फीस रहता क्या है, बेसिकली क्या रहता है कि देखिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि अगर तुझे मेरे क्लब का मेंबर बनना है, अगर तुझे हमारे क्लब का मेंबर बनना है तो यू हैव टू पे मी 1000 एवरी ईयर, उसे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं सर। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार मुझे जिंदगी भर तक तेरा साथ निभाना है, मुझे जिंदगी भर तक तेरा साथ निभाना है, तो कुछ मुझे ऐसा प्राइस कोट कर कि मैंने एक बार भरा उसके बाद मुझे आगे कभी भरने की जरूरत ना पड़े, तो सर उसे हम लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या मतलब रहता है कि जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें कोई पैसे भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा लमसम अमाउंट आपने एक साथ भर दिया। देखिए नॉर्मली क्या रहता है कि सर नॉर्मली पर एनम हमें सब्सक्रिप्शन भरना पड़ता है, अज्यूम करते हैं पर एनम मुझे 1000 रुपीज सब्सक्रिप्शन भरना पड़ता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 1000 का झंझट मारी मुझे नहीं चाहिए, ये फालतूपंदी मुझे नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी भर के लिए आपका साथ निभाना है। मुझे कुछ ऐसा अमाउंट कोट कीजिए कि वो आपको एक बार मैं पे करूं और मैं इस झंझट मारी से दूर हो जाऊं। तो आप मुझे क्या बोलते हो कि निखिल पे अस 30,000 रुपीज, बात खत्म। एक लमसम अमाउंट आप मुझे पे कर दीजिए 30,000, उसके बाद आपको कभी भी सब्सक्रिप्शन पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 30,000 मैं पे करने वाला हूँ, तो ये 30,000 का हम ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं, इस 30,000 को हम बोलते क्या है सर, इस 30,000 को हम लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं।
सर ये 30,000 का हम करने क्या वाले? देखिए नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको कुछ रेवेन्यू करना है, कुछ कैपिटल करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं सर, नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया गया तो हम उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है सर, ये चीज हमने की हुई है, ये चीजें हमने देखी हुई भी है। तो सर पहला वाला तो कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है वो भी हमने समझा, और जो पहला वाला जो नॉर्मली हम करते हैं सर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट सर इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने और 3 मेथड्स आपको सजेस्ट किए, इन्होंने और 3 तरीके आपको सजेस्ट किए हैं क्या चीज करने के लिए सर। ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस की मैं बात करता हूँ ना, ये लाइफ मेंबरशिप फीस को रिकॉर्ड करने के 3 मेथड्स इन्होंने आपको बताए हुए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम कोई सरफड़ी करते नहीं, कैपिटल फंड में एडजस्ट कर देते हैं, ऐड कर देते। कभी कभी अगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि 70% इसमें डालो, 30% उसमें डालो, तो 70% वहां पे डाल देते, 30% यहाँ पे डाल देते, अपना जीवन शांत है, सुख वाला है। बट सर यहाँ पे इन्होंने 3 तरीके बताए हैं, 3 अलग अलग तरीके बोले हैं ये चीज करने के। पहला वाला तरीका ये लोग क्या बोलते कि देखिए इन्होंने क्या बोला, इनकी भावनाएं समझ लीजिए, इनका लॉजिक समझ लीजिए, और इसके पीछे हम इसका वर्किंग भी समझ लेते हैं साथ में। सर मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आप एनुअली भरते हो तो एनुअली यू हैव टू पे मी 1,000 रुपीज पर एनम, एग्रीड है। बट मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको ये झंझटमारी नहीं चाहिए, आपको सरफोड़ी नहीं चाहिए, तो लाइफ टाइम के लिए पे मी 30,000 वन टाइम फीस रहने वाला है। उसके बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन कोई एनुअल फीस भरने की जरूरत नहीं है। तो सर ये लोग क्या बोले कि निकल ये जो 30,000 है, निकल ये जो 30,000 है, इसका हम अकाउंटिंग कैसे करें। सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट तो नहीं है सर, ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे सर, नॉर्मली हम लोग इसको क्या करते थे, इसको ऐड कर देते कहाँ पे सर, कैपिटल फंड में नॉर्मली हम इसको ऐड कर देते हैं, एग्रीड है। ये आपने भी देखा और ये चीज हमने वहां पे भी देखी हुई है। सर पहला वाला चीज तो ये हो गया। अभी हम आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। सर अभी यहाँ पे इन्होंने मेथड 1 बोला है। मेथड 1 क्या बोला कि निखिल, ट्रांसफर टू द स्पेशल फंड अकाउंट until the member dies, then transfer to the capital fund। सर इसका क्या मतलब हो गया, ये जो 30,000 आपको मिला है ना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत डालिए क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट है। तो पहला वाला चीज तो आप क्या कर सकते हो, पहला वाला चीज आप डायरेक्टली कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। मैं दूसरा एक आपको पहला वाला मेथड बोल देता हूँ। पहला वाला मेथड इन्होंने क्या बोला कि निखिल आप इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, आप इसको एक फंड बना दीजिए। चलिए एक मैं फंड बना देता हूँ, लाइफ टाइम फंड। उस फंड में आप ये 30,000 क्रेडिट कर दीजिए। सर मैं कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर रहा हूं क्या, नहीं सर, मैंने एक लाइफ टाइम फंड करके एक नया फंड बनाया, उसमें मैं ये 30,000 रुपीज क्रेडिट कर देता हूं, जैसा इन्होंने मेथड 1 में बोला हुआ है। तो मेथड 1 में इन्होंने क्या बोला है सर, मेथड 1 में यहाँ पे लिख लेता हूँ M1 में इन्होंने क्या बोला कि निखिल लाइफ मेंबरशिप एक फंड बना दो, उस फंड में 30,000 रुपीज क्रेडिट कर दो। ओके सर जी। इन्होंने आगे क्या बोला, आगे इन्होंने क्या बोला कि जब मेंबर मर जाता है, जब मेंबर मर जाता है तो ये 30,000 कहां पे ट्रांसफर कर दो, ये 30,000 ट्रांसफर कर दो कैपिटल फंड में। तो सर ये 30,000 कहां पे ट्रांसफर करना है, सर ये 30,000 आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल फंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्या बोला कि ट्रांसफर द स्पेशल फंड अंटिल द मेंबर डाइज, ट्रांसफर टू द स्पेशल फंड अंटिल द मेंबर डाइज। एक बार भाई साहब मर जाते हैं तो फिर उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल फंड में। ये हमारा पहला वाला मेथड है, पहला वाला तरीका है ये चीज करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, पहले मैंने लाइफ टाइम फंड में ट्रांसफर कर दिया, जैसे मेंबर मर जाता है तो मैं उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, फिर मैं उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दूंगा, एग्रीड है। सर अभी मैं दूसरे मेथड पे आपके पास आ जाता हूँ। दूसरा वाला मेथड क्या बोलता है, उसकी भावनाएं भी समझ लीजिए। मेथड 2 क्या बोलता है कि अमाउंट इक्वल टू एनुअल सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and the balance to be carried forward until it is exhausted। सर इसका क्या मतलब हो गया, अभी मेथड 2 क्या बोलता है उसकी भावनाएं समझ लीजिए। सर मेथड 2 क्या बोलेगा कि निखिल लाइफ टाइम फीस आपको कितना मिला है, सर हमें अमाउंट रिसीव हुआ है 30,000, हमें लाइफ मेंबरशिप फीस लिख लेता हूं मैं। सर लाइफ मेंबरशिप फीस आपको कितना मिला है, सर मुझे लाइफ मेंबरशिप फीस मिला है 30,000, एग्रीड है।
आप अगर ये लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं रहती थी तो आपने उसे एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना चार्ज किया हुआ रहता था? सर मैंने 1000 एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज किया हुआ रहता था। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना रहता है नॉर्मली। एनुअल सब्सक्रिप्शन आपका सर 1000 रहने वाला है। और ये जो 29,000 है सर, इसको हम क्या करेंगे सर, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। और ये जो 1000 है इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे सर, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ओके सर, आप हर साल ऐसा करोगे क्या? यस सर, मैं हर साल ऐसा करूंगा। नेक्स्ट ईयर में आप इसका बैलेंस देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर में इसका ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा सर? नेक्स्ट ईयर में इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा 29,000। मैं वापस क्या करूंगा सर, मैं वापस सेम चीज करूंगा। मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना, 1000, जो वापस कितना हो जाएगा सर, वापस जो 9000 आने वाला है। चलिए मैं यहाँ पे वापस जो 28,000 आ जाएगा ये सर। ये 28,000 क्या हो जाएगा सर, ये 28,000 वापस आप कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो, अगले वाले बैलेंस शीट में लेके जाओगे। और ये जो 1000 है आप ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इवन तो आपको 30,000 रुपीज मिला है, आप क्या कर रहे हो, आप उसके जैसे डेप्रिसिएशन कैसे रहता है, देखिए हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे रहता है सर, मैंने बिल्डिंग का ऊपर खर्चा किया हुआ है 1 लाख रुपीज का, उसको मैं थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन 10,000 का पीएनएल ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक पे ये लोग इनकम के साथ वैसा कर रहे हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल तेरे को इवन तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस मिला है, तो क्या करो 30,000 को थोड़ा 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 करके कहाँ पे ट्रांसफर कर दे, थोड़ा थोड़ा करके तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो इसलिए तो 1000 रुपीज पर एनम ट्रांसफर करने वाला, और जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा उसको तो कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन, बैक डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन करते जाओ। एग्रीड है? फर्स्ट वाला मेथड एंड सेकंड वाले मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज। पहला वाला मेथड क्या था सर? पहला वाला मेथड है कि उसको एक फंड में ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे भाई साहब मर जाते हैं उसको उसके बाद आप किस में ट्रांसफर कर दीजिए, उसके बाद आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा वाला मेथड क्या बोलते हैं कि निखिल जब तक ये 28,000 जीरो नहीं हो जाता, जब तक ये 28,000 जीरो नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको एवरी ईयर इससे 11,000 डिक्रीज करते जाओ और ट्रांसफर करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ और ट्रांसफर करते जाओ। किसको इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। किसको मेथड 1 एंड मेथड 2 में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो सर यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सर समझिए मैंने 10 ईयर्स तक ट्रांसफर कर दिया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डू दिस प्रोसेस एवरी ईयर until the closing balance turns 0। एग्रीड है? ये हम करने वाले हैं। बट सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है। मैं यहाँ पे सिचुएशन 2 लिख लेता हूँ, सिचु 2 सर हमारे लिए। इसको मैं सिचुएशन 1 बोल सकता हूँ, इसको मैं सिचुएशन 2 बोल देता हूँ। सर सिचुएशन 2 के बारे में क्या बोल रहे हो आप? मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ कि बाबा आफ्टर 10 ईयर्स, सर आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स इस सबका ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा? अज्यूम करते हैं कि सर आफ्टर 10 ईयर्स इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा 20,000। कितना रहेगा सर इसका ओपनिंग बैलेंस? 20,000। बट सर मेंबर मर जाता है। सर क्या हो जाता है सर, जो मेंबर है एक हमारा जिसने मुझे लाइफ मेंबरशिप फीस पे किया, मेंबर मर जाता है। सर अगर भाई साहब मेंबर मर गए तो फिर आप उसे एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज करते थे क्या? नहीं सर, मैं उसे एनुअल सब्सक्रिप्शन फिर तो चार्ज नहीं करता था। तो स्टिल मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 20,000 का पड़ा हुआ है। तो सर उस केसेस में मैं क्या करूं? उस केसेस में आप ये पूरा का पूरा 20,000 क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे सर जी हम ये? सर ये पूरा का पूरा मैं
कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। एग्रीड है, डाइजेस्ट हुआ है कि हम किस तरीके से इसको एंटरटेन करने वाले, समझने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज। तो सर जी एक बार मैं वापस बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। सर पहला वाला तो हम लोग क्या करते थे सर, लाइफ मेंबरशिप फीस आके कैपिटल फंड में ऐड कर दो। इन्होंने पहले वाला मेथड क्या बोला कि निकलिए पूरा का पूरा फंड में ट्रांसफर कर दो। यस सर, या पूरा का पूरा फंड में ट्रांसफर कर दो। जैसे भाई साहब मर जाते हैं, जिस दिन पे भाई साहब मर गए उसी दिन पे इसको पूरा का पूरा कहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा मेथड क्या बोलते हैं कि निखिल आपने 30,000 लिया है ना, 30,000 में से जो भी आप एनुअल सब्सक्रिप्शन नॉर्मली बंदों से चार्ज करते थे वो इस लाइफ मेंबरशिप फीस से माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, और वो उतना ही पार्ट, जैसे 1000 पकड़ के चलिए कि मेरा 1000 ही हमेशा एनुअल सब्सक्रिप्शन रहता है, तो 1000 आप क्या कर लीजिए, ये 1000 आप ट्रांसफर करते जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो बैलेंस अमाउंट है वो आप कैरी फॉरवर्ड करते जाइए बैलेंस शीट पे। और ये आप तब तक कीजिए जब तक इसका क्लोजिंग बैलेंस, कितना नहीं हो जाता, इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 नहीं हो जाता। ठीक है सर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर भाई साहब आफ्टर 10 ईयर्स अज्यूम करते हैं कि सर आफ्टर 10 ईयर्स भाई साहब मर गए तो क्या? अगर सर आफ्टर 10 ईयर्स भाई साहब मर गए तो एक ही चीज करना है, वो 20,000 पूरा का पूरा क्या करना है सर, पूरा का पूरा 20,000 हमें ट्रांसफर कर देना है। कहाँ पे ट्रांसफर कर देना है? कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देना है। एग्रीड है? ये वाला सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज। ये वाला चीज क्लियर हुआ है? ये वाला चीज हमें समझा है? तो सर मेथड 1 तो हो गया, मेथड 2 को एक बार मैं रीड कर लेता हूं। अमाउंट इक्वल टू एनुअल सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड until it is exhausted. If the member dies before the whole amount is transferred, the balance will be transferred to the capital account. सर तीसरा वाला मेथड क्या? तो चलिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी मैं तीसरे वाले मेथड पे आ जाता हूं। सर ये तीसरा वाला मेथड आपसे क्या बोलना चाहता है? एन अमाउंट calculated according to the age and average life of the member may annually be transferred to the credit of income and expenditure account. सर इसका क्या मतलब हो गया? मेथड 3 का क्या मतलब हो गया? मेथड 3 क्या बोलना चाहता है मेरे से? मेथड 3 बोलता है कि निखिल उसने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया? सर उसने अमाउंट दिया है हमें 30,000। मैं अज्यूम करता हूं कि ऑन एन एवरेज मेरे मेंबर्स का एज कितना रहता है, मेरे मेंबर्स का एवरेज एज कितना रहता है? किसके सर? मेंबर्स का सर एवरेज एज कितना रहता है? सर मेंबर्स का एवरेज एज रहता है, अज्यूम करके चलता हूँ 55 है। अभी ये भाई साहब का एज कितना है सर? अभी ये भाई साहब का एज है 30। तो सर ये और कितने साल एक्सपेक्टेड है कि और ये कितने साल जिएंगे सर? ये और 25 ईयर्स तक ये जिंदा रहने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इस 30,000 का मैं रिमेनिंग एज कितना रहेगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, रिमेनिंग मेंबर का एज कितना रहेगा सर? हमने यहाँ पे कितना लिखा सर? 25 ईयर्स। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि निकल पर ईयर दिस डिवाइड बाय 25 पर ईयर 1200 रुपीज हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है? ये 1200 रुपीज आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दीजिए। एग्रीड है? तो सर तीसरा वाला मेथड क्या बोलता है, एक बार मैं वापस रीड कर लेता हूं। एन अमाउंट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एज एंड एवरेज लाइफ ऑफ द मेंबर मे बी एनुअली ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर मैंने ऑन एन एवरेज मेरा मेंबर का एज कितना कैलकुलेट किया था? 55 में से भाई साहब 30 ईयर्स का भी है, तो भाई साहब का और एज कितना बचने वाला है सर? 25 ईयर्स का उनका एज बचने वाला है। भाई साहब ने कितना दिया है? 30,000 डिवाइड बाय 25, तो पर एनम में कितना ट्रांसफर करूंगा सर? पर एनम में 1200 रुपीज ट्रांसफर करूंगा। एग्रीड है? ये वाला मेथड 3 हमें समझा है? कोई प्रॉब्लम है मेथड 1 2 3 में तो बोलिए प्लीज। देखिए आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ, तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझी है तो बोलिए। सर मैं लास्ट वाला मेथड एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सर लास्ट वाला मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं उसको समझ लीजिए, उसकी भावनाएं समझ लीजिए। सर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो 30,000 है
ये 30,000 तो मुझे मिल चुका है। मैंने क्या बोला कि निखिल ऑन एन एवरेज मेरे मेंबर्स का एज है 55। यस सर। मैंने कितना पे किया है, कितना एज है उसका, 55 एज है सर। अभी उसका एज, करंट एज कितना चल रहा है सर? करंट एज चल रहा है 30। मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूँ, कब तक जिएंगे सर? वो 55 ईयर्स तक जिएंगे। अभी उनका करंट एज है 30, तो इफेक्टिवली वो 25 ईयर्स ज्यादा जिएंगे। 25 ईयर्स तक वो जिंदा रहने वाले, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। मैं भगवान नहीं हूं, तो ये कैलकुलेशन ऊपर या नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 25 ईयर्स का एज रहने वाला है सर इस भाई साहब का, जिंदा रहने वाले 25 ईयर्स मोर तक। तो सर मैं क्या करने वाला हूँ, इस भाई साहब ने जो भी अमाउंट मुझे कंट्रीब्यूट किया है डिवाइड बाय 25 करने वाला हूँ। जो भी पर एनम अमाउंट आ जाएगा वो मैं क्या कर दूंगा, उतना मैं ट्रांसफर कर दूंगा। सर इतना जल्दी टपकाने का सोच रहे हो? अरे बाबा। दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल। ऐसा ऐसा बोलोगे मर्डर का चार्ज लग जाएगा मेरे ऊपर खाली पुकेट। वो भी किसका, वो भी नहीं मालूम है। मिस्टर एक्स का लग जाएगा। मिस्टर एक्स कौन है वो ही ढूंढ नहीं पाएगा कोई पुलिस। बोलेगे कि लाश इस तरीके से ठिकाने लगाई कि मिस्टर एक्स का नाम ही मालूम ही नहीं पड़ रहा है। यार हद है, क्राइम पेट्रोल का मेरे ऊपर एक मस्त एपिसोड बन जाएगा यार। यार कैसे लोग, बस ये करना है सर को जेल में डलवाना है और कुछ करना नहीं। तो चलिए सर, 1 2 3 मेथड हमें समझे, हमें डाइजेस्ट हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय मिस्टर एक्स के। और बाबा जिंदा लोगों का कुछ नहीं सोचना है, मेरा जो टाइमिंग है मैं उसी टाइमिंग पे छोड़ने वाला हूँ। बहुत ज्यादा तुम मस्ती करने लग गए हो आजकल, बहुत ज्यादा डिमांडें बढ़ रही है तुम्हारी, हाँ। इतना भी डिमांड नहीं करने का। अच्छा मेरे लिए बोला, ओके ओके। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर भूख लगा है, भूख लगा है। यार तुम खा लो पहले से ही, या पानी पी के बैठ जाओ 10 15 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ टाइम पे, मैं टाइम पे ही छोड़ने वाला हूँ। हद है बाबा। ओ माय गॉड। प्राची तो मतलब, छोड़ो मिस्टर एक्स को भी जीने दो। सर अब ये लास्ट लास्ट चीज है सर, ये आपके लिए। इन लास्ट चीजों पे ध्यान दीजिए सर, इसके आगे हम नहीं करने वाले, इसके आगे हम नहीं करने वाले सर जी, कुछ नहीं करेंगे, बस खुश। बट ये लास्ट चीज पे ध्यान दीजिए, ये लास्ट चीज को समझिए एक बार, इसकी भावनाएं समझिए सर। इसके अलावा और क्या चीजें रहने वाली है? लाइफ मेंबरशिप फीस, हमने जो स्पेसिफिक चीजें थी वो हमने देखी हुई थी। उसके बाद ये लास्ट वाली चीजें, ये लास्ट 4 पॉइंट्स है। ये लास्ट 4 पॉइंट्स के बाद मैं और लास्ट आधा 1 घंटा ले लूंगा, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए आ जाते हैं। ये लास्ट 4 पॉइंट्स सर। एंट्रेंस फीस क्या रहती है सर? सर एंट्रेंस फीस तो यार आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आओ पधारो हमारे देश, उसके लिए जो फीस लगेगी उसे एंट्रेंस फीस बोलेंगे सर। तो सर एंट्रेंस फीस के केसेस में हम क्या करेंगे?
सर एंट्रेंस फीस के केसेस में नॉर्मली आप उसको कैपिटलाइज करने वाले हो अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। तो अगर क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है तो क्वेश्चन की सुनने का, फिर सर की नहीं सुनने का। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो सर क्या बोलता है, कैपिटलाइज करने का। ठीक है सर। तो सर इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा सर, इस चीज को हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एंट्रेंस फीस का हमें मतलब मालूम है सर जी। मैं नीचे आ जाता हूँ, लीगेसी। लीगेसी का क्या मतलब रहता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं मर गया, जो भी मेरी जायदाद है, वो वैसे कुछ नहीं है यहाँ, बट स्टिल अगर जो भी मेरी जायदाद है वो किसको चली जाएगी, वो किसी एनजीओ को, किसी ट्रस्ट को चली जाएगी। तो सर उसे हम क्या बोलेंगे सर, उसे हम लीगेसी बोलेंगे। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ अ पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, इट शुड बी कैपिटलाइज अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए एंट्रेंस फीस वंस इन अ लाइफ रहता है सर, लीगेसी भी वंस इन द लाइफ रहता है, वो बात दूसरी है। बट एंट्रेंस फीस वंस इन द लाइफ रहता है, लीगेसी भी वंस इन द लाइफ रहता है। तो सर इस केस में हम इसको क्या करने वाले, इस केस में हम इसको ट्रांसफर करने वाले। कहाँ पे ट्रांसफर करने वाले सर, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करने वाले, इसको हम कैपिटलाइज करने वाले अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन कुछ और बोलता है तो। एग्रीड है सर। मैं फोर्थ वाले पॉइंट पे पहले जंप कर लेता हूँ, वो है आपका हॉनरेरियम। हॉनरेरियम का सिंपल मतलब क्या रहता है, इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विस फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीड है सर जी, सिंपल सा चीज है। ये सब टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी है। एंडाउमेंट फंड, डोनेशन, सर ये भी चीज हम देख चुके हैं। इट इज अ डोनेशन रिसीव्ड एंड ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन इज टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पसेस। एनी रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द फंड अकाउंट। एग्रीड है सर। तो सर ये वाला पार्ट, ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर है जो हमने डोनेशंस में पढ़ा हुआ था। इन दोनों के केसेस में कैपिटलाइज करना है। ऑनरेरियम अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। एग्रीड है। ये फंड अकाउंट में चला जाएगा, ये एंडोनमेंट अकाउंट में चला जाएगा रिस्पेक्टिवली, और इसका एक्सपेंस है इसके रिलेटेड जो भी इनकम है वो उसी फंड अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट होने वाला है। तो सर ये हमारे 1 2 3 4 चारों छोटे छोटे मासूम से बच्चे से एडजस्टमेंट्स थे जो हमने देख लिए। होपफुली सर ये चीज हमें समझी है, ये चीज हमें डाइजेस्ट हुई है। एग्रीड है। चलिए मैं लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इस चीज पे, लास्ट चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इस लास्ट चीज को छोड़ेगा मत। ये लास्ट चीज अगर नहीं समझिए ना, पूरा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ना सब सत्यानाश होने वाला है। तो प्लीज ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इसको ध्यान दीजिए। मस्ती जो भी है, जो भी हमने मस्ती की है, ठीक है चलिए अभी हमने मस्ती की है सर, अभी एक बार साइड में रख लीजिए। अभी पूरा फोकस, ध्यान ध्यान सब एक ही जगह पे लगाना है, इस चीज को देखिए सर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मेहनत से ये चीज बनाई है, प्लीज। हाँ चलो, थैंक यू। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, यहाँ पे जो भी मैंने डॉट्स यूज किए हैं उस डॉट्स को आपको गिनना है और मुझे बताना है। ठीक है। क्या करें यार, थोड़ा बहुत मजे लेने में क्या प्रॉब्लम है सर। ये सबसे डिफिकल्ट होमवर्क है आपका। कितने डॉट्स मैंने यूज किए वो आपको गिनने हैं और मुझे बताना है। ठीक है। चलो सर, कल से हम क्या करने वाले, कल से हमारे सर हम सम्स करने वाले हैं अच्छे से खासे। तो सम्स करने से पहले अगर किसी को कोई भी चीज नहीं समझ में आती, कोई भी डाउट है, तो टेंशन नहीं लेने का पापा, अपन है ना। चलिए मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ।